तीन देव और तीन काल का है त्रिशूल अवतार। जन्मदाता, पालन करता और वही करे संहार। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? चारों दिशाओं में जैसा वो छाया। ये बुझाए बदले कथाएं, भागीरथी तीर तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभ कलंब कुंकुमंत्र गंगलिप्त दिग्वधूके। मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार, लगेगा बोले के सहारे। बोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। बोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले।
to honorable chief guest, respected director sir, principal, teachers and all my dear friends. My name is Mahi. I read in class 5th. आज मैं अपने मन के विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। यदि आप मुझसे पूछे कि राष्ट्र क्या है, तो मैं कहूँगी कि मैं राष्ट्र हूँ, आप राष्ट्र हैं। यदि इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो इस देश का हर नागरिक अपने आप में 140 करोड़ हिंदुस्तान है। कोई भी राष्ट्र पर्वतों, पहाड़ों या नदियों से नहीं, अपितु उसकी नागरिकों से बनता है। यदि एक राष्ट्र की तुलना भवन से करूं, तो देशभक्ति वो बुनियाद है जिसके बिना वो भवन खड़ा नहीं हो सकता। देशभक्ति कोई उपाधि नहीं है जो किसी को दी जाए, ना ही ये कोई वस्तु है जो खरीदी जा सकती है। देशभक्ति भावनाओं की वो पराकाष्ठा है जो 29 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों, 22 भाषाओं, 1600 से अधिक बोलियों, भिन्न भिन्न आहारों, व्यवहारों तथा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक असमानताओं के बावजूद राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। महाभारत के युद्ध के बाद पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा था कि राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है और देशभक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। मगर काम तलब यह नहीं कि अपनी जान ही दी जाए, ना ही अपना सीना चीर कर किसी को यह दिखा सकते हैं कि देखो मेरे दिल में हिंदुस्तान है और मैं देशभक्त हूँ और मैं देशभक्त हूँ। अपना कार्य मेहनत व ईमानदारी से करने वाला हर वह शख्स देश की उन्नति व प्रगति में योगदान देता है। वह देशभक्त है, चाहे वह खेत में हल चलाने वाला किसान हो, सीमा पर खड़ा जवान हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला शिक्षक या दिन रात मेहनत करने वाला मजदूर। आमतौर पर लोग देशभक्ति को समझने के लिए इजराइल का उदाहरण लेते हैं, जापान का उदाहरण लेते हैं कि कैसे जापान पर परमाणु बम गिराए गए। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि इस संसार में देश प्रेम का सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो मेरा प्यारा भारत देश है, जिस पर परमाणु बम भले ही ना गिराए हो, मगर सैकड़ों साल तक विदेशी आक्रांतियों को सहने के बावजूद हमें सीना ठोक कर यह कहने का हक देता है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौड़े जहाँ हमारा। जब बात राष्ट्र निर्माण की आती है तो उसके लिए जरूरी है बुनियादी शिक्षा। यदि हमें विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलकर चलना है तो उसके लिए हमें किताबी ज्ञान को छोड़कर भौतिक शिक्षा पर जोर देना होगा। रटाने की बजाय सिखाने पर ध्यान देना होगा और याद करने के बजाय समझने पर ध्यान देना होगा। हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इमेजिनेशन लीड टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी ब्लूम थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड नॉलेज, नॉलेज रिजल्ट्स इनोवेशन एंड इनोवेशन मेक द नेशन ग्रेट। अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड वी आर नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट अस। साथियों, हमारा भारत एक कृषि शौर्य प्रधान देश है, जहाँ इसकी एक तरफ कृषि पर निर्भर करती है तो वही दूसरी तरफ हमारी सेना संसार की सबसे बड़ी सेना है। मगर दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज सीमा पर ना ही हमारा जवान सुरक्षित है और ना ही हमारे खेत में अनाज उगाने वाले किसान। जहाँ एक तरफ हमें जवानों के शहादत की खबर मिलती है तो वही दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि किसी किसान ने कर्जे से आत्महत्या कर ली। एक तरफ जिस किसान के आलू प्याज 5 रुपए किलो तक नहीं बिक पाते तो वही दूसरी तरफ उन अलगाव वादियों पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते रहे जो भारत को अपना देश नहीं मानते और हमारे जवानों पर पत्थर बरसवाते रहे। यदि हमें एक दृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें हमारे किसानों को मजबूत बनाना होगा। पानी इनकी आंखों में नहीं, इनके खेतों में लहराना होगा। इन्हें कर्ज मुक्त नहीं, इन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे गांव मजबूत होंगे। जब हमारे गांव मजबूत होंगे तब हमारे जिले मजबूत होंगे। जब हमारे जिले मजबूत होंगे तब हमारे राज्य मजबूत होंगे और हमारा राज्य मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और निर्माण होगा एक ऐसे भारत का जिस भारत के हम सपने देख रहे हैं। आओ मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहाँ माताओं बहनों पर कटाक्ष नहीं, काव्य पाठ होते हो, जहाँ बंदी से नहीं खुली आज़ादी मिलती हो, जहाँ मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं, वसुदेव कुटुंबकम की पालना होती हो। आज समय मंदिरों मस्जिदों के नाम पर लड़ने का नहीं, आज समय मंदिरों मस्जिदों के नाम पर लड़ने का नहीं, बल्कि आज समय विकास के नाम पर आगे बढ़ने का है। आज समय सरकार से यह पूछने का नहीं कि हमारे खाते में 15 लाख कब आएंगे, बल्कि आज समय सरकार से यह पूछने का है कि हमारे हाथों में रोजगार कब आएंगे। आज समय संसद में बहस का नहीं, चर्चा का है। चर्चा इस बात की कि जिस भारत की कल्पना की थी वो पाया कि नहीं, जिस भारत के सपने देखे थे वो मिला कि नहीं। आज़ादी से पहले जब श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा गया कि
आज़ादी के बाद जिस भारत का निर्माण होगा वो कैसा होगा, तो उन्होंने बड़े ही विश्वास और आशा के साथ कहा था कि where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world being broken up into fragment by narrow domestic walls, into the dreary desert sand of a dead habit, into that heaven freedom of my father let my country awake। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसमें 2 लाइन मेरे खुद की है और 2 लाइन मुन्ना भाई राणा साहब की है। ना मैं मंदिर बनाता हूँ ना मैं मस्जिद बनाता हूँ, ना मैं मंदिर बनाता हूँ ना मैं मस्जिद बनाता हूँ, मैं सबको जोड़ करके एक नया भारत बनाता हूँ, मैं सबको जोड़ करके एक नया भारत बनाता हूँ। बस तुमसे इतनी सी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना, तुमसे इतनी सी इल्तिजा है, तुम इसे बर्बाद मत करना। मैं तुम्हें जीते जी इस मुल्क का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हें इस मुल्क का मालिक जीते जी बनाता हूँ। जय हिंद जय भारत। तुम क्या अपने आप को मुगल आजम हम लोग का अनारकली समझता है? कितना नचा रहा है। अपने जिगरे को थामो के बैठो, अपने जिगरे को, अपने जिगरे को थामो के बैठो, थामो के बैठो, थामो के बैठो के आधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी, आधी कमरिया से सारी के आई अब अंडी की बारी। इतनी सुंदर मैं क्या करूं? क्या करूं?
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। देख लख लख पर बेसीगा, ain't nobody like my बेसीगा। देख लख लख पर बेसीगा, सब तो सोई आज के इस आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के द्वारा जो संस्था चलाई जा रही है, उसके 2023 के उमंग वार्षिकोत्सव पर हमारे बीच में अतिथि लोग विराजे हैं। माननीय रतन जी, जो पूर्व में भिलवाड़ा डेयरी बोर्ड के चेयरमैन थे, माननीय सरवण जी, जो कमिश्नर हैं म्यूनिसिपल काउंसिल कुचामन सिटी, मंडी सेक्रेटरी सिंह साहब, बनेड़ा के SHO महोदय, यहाँ के सरपंच माधव सिंह जी गुजर, सभी सरपंच साहिबान, जनप्रतिनिधिगण और विशेष रूप से आज जिस संस्थान में ये फंक्शन हो रहा है उसके चेयरपर्सन माननीय ज्ञानाराम जी धिंडवा, सारे प्रिंसिपल एंड स्टाफ, ऑल द शिक्षक बंधुओं और प्यारे बच्चों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं थोड़ा सा बात करूँगा। इसके थोड़ी शांति रखें हैं। जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो मेरी समझ में हम सारे शांत बैठे थे, अब आपसे अपेक्षा की जाती है। सबसे पहले मैं संस्था के चेयरपर्सन को हृदय से धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि आपने हम लोगों को इतने अच्छे प्रोग्राम और इतनी अच्छी संस्था के वार्षिकोत्सव पर बुलाया और आज हमें उसमें अपना कहते ना शहादत, हम भी उसके वो भागीदार बने, इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। ज्ञानाराम जी को वैसे भी धन्यवाद देना चाहिए कि ये शिक्षाविद और इन्होंने शिक्षा जगत में अलग जगह रखी। He started his journey right from the Kuchaman in 2007-8 मेड़ता, 2018 इन नासिक। तो ये इस यात्रा के दौरान इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हजारों बच्चे इन संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चे हर साल इन संस्थाओं से निकलते हैं जो अपना करियर बना रहे हैं। इसलिए सबसे यदि कोई पुनीत कार्य है वो है शिक्षा का। एक बार मैसूर के महाराजा ने अपने जन्म दिवस पे उपहार बांट रहे थे। उस समय उन्होंने धन देना, कईयों को कुछ पैसे दिया, कईयों को कुछ कपड़े लत्ते दिए। उस समय एक बच्चा आया, उसने कहा मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और मेरे पास में पैसे नहीं है, इसलिए मुझे शिक्षा के लिए आप मुझे बनारस भेजें, काशी विद्यापीठ में। और उन्होंने महाराजा ने तुरंत स्वीकार किया और उनको अपने खर्चे से, सरकारी खर्चे से विद्या अध्ययन करवाया
और आपको मालूम होना चाहिए वो मैसूर में आगे जाकर हाई कोर्ट का जज बना। इसलिए विद्या से अच्छा कोई दान नहीं हो सकता, और विद्या के लिए जो संस्थाएं खोली गई है इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, मेरे जो छोटी सी बच्ची माई है, मेरा सारा काम उसने सॉल्व कर दिया है। यानी मुझे जो कोई बात कोई कहनी थी वो उस बच्ची ने बहुत अच्छे ढंग से कही है, इसलिए मैं उसका भी आभारी हूँ, और उसके द्वारा जो कुछ भी कहा गया है मैं उससे सहमत हूँ। इसलिए मेरी तरफ से भी वही कहा हुआ मान लिया जाए तो आधा वजन और हल्का हो जाएगा, समय कम लगेगा आपको। बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, दो बातें कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। पहली ये है, एक शिक्षक बने ही थे और अपने कस्बे से उनको किसी पास के गांव में लगाया जो 7-8 किलोमीटर पड़ता है। पहले बने थे, तनख्वाह आई नहीं थी तो पैदल जाते थे पढ़ाने के लिए। जब कुछ पैसा इकट्ठा किया तो उन्होंने एक साइकिल खरीदी और साइकिल पे जाते थे। साइकिल पे जाते थे तो रोज़ किसी न किसी को वो बैठा लेते थे। कोई भी राह में चलता आदमी उसको कहते भाई गुरुजी मेरे को वहाँ जाना है, तो वो साइकिल पे बैठा के ले जाते हैं। आते जाते दोनों टाइम निश्चित रूप से किसी न किसी की सेवा कर रहे थे। एक दिन कोई बदमाश आदमी पीछे बैठ गया और चाकू दिखा के गुरुजी को कहा कि नई साइकिल है, मैं लूँगा और भाग जाओ अब यहाँ से, मैं ले जा रहा हूँ साइकिल। और वो साइकिल लेके चला गया। उसको पता नहीं था ये इस कस्बे में ही रह रहे हैं। वो कस्बे में जाकर के एक देखा कि आज तो मुफ्त में साइकिल आई है, अपनी मिठाई लेते हैं। मिठाई वाले की दुकान पे गया तो नारायण जी मार साहब वाली साइकिल है, कहाँ से आई तेरे पास में? तो उसने कहा मेरे को गुरुजी ने कहा था कि मिठाई लेके आना, इसलिए आया हूँ। दूसरी दुकान पे गया, कोई फ्रूट लेने थे, तो वहाँ भी जाते ही ये कहा नारायण जी मार साहब वाली साइकिल है। तो तीसरी बार उसने देखा मैं किसी कबाड़ी को बेच ही दूँ इसको, तो कबाड़ी नहीं जाते, यही कहा मार साहब वाली साइकिल है और तुझे कैसे मिली है? तब उसने देखा कि यार ये तो आदमी बहुत पॉपुलर है, साइकिल भी पॉपुलर है। और उस साइकिल के ऊपर उसने एक कागज़ लिख करके मार साहब के घर का पता लगा के चुपचाप रात को वहाँ रखे आया और कहा कि प्रभु आपसे ज़्यादा हितकारी आदमी कोई लगा नहीं मेरे को, और मैं अपना आपका दोषी महसूस करता हूँ कि इतने भले इंसान की साइकिल मैंने दादागिरी से और गुंडागिरी से ले गया हूँ। तो भाई आप सब बच्चों से एक ही है, ऑलवेज बी हेल्पफुल टू द अदर्स। बहुत हेल्पफुल बनो जितना हो सके अपने से। जीवन में जितने इधर बैठे हैं या चाहे बच्चे बैठे हैं, जब तक कई बार कहते हैं, मैं पूछता हूँ बच्चों को व्हाट डू यू वांट टू बिकम, वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहे इंजीनियर बनूंगा, कोई कहे मैं कलेक्टर बनूंगा। तब हम उनसे ये ही कहते हैं पहले मानव बनो और उसके बाद में ये सब बनो। बी ए ह्यूमन बीइंग, मानव बनना हमारा परम कर्तव्य है। सहनशील, सहयोगी, एक दूसरे की मदद करना, ये सीखो जीवन के अंदर और तभी आगे बढ़ पाओगे। एक बार एक मूर्तिकार था, बहुत शानदार मूर्ति बनाई। जो भी आए उसने कहा कि बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। एक और आदमी ने आगे जब मूर्तिकार को पूछा कि भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं कि आपने इतनी शानदार मूर्ति बनाई। उन्होंने कहा लाला मैंने कुछ नहीं किया है, मूर्ति इस पत्थर में थी, मैंने केवल मलबा हटाया है। तो मेरे शिक्षक बंधु आज यहाँ बैठे हैं, आप अपने ज्ञान से इन बच्चों में वो सब है, what they want to become, everything is pre-decided and predetermined. They will become whatever the जो इनमें वर्च्यू हैं, गुण है, उसके मुताबिक बनेंगे जरूर। आपको केवल मात्र अपने ज्ञान की रोशनी से इनका वो मलबा या ये कह सकते हो इनको ज्ञान के लिए अग्रसर करो, आगे बढ़ाओ, ताकि बच्चे आगे जाकर के भावी भारत की जो है इंसान बनेंगे, भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा शिक्षक बंधुओं से है और पेरेंट्स से ये मेरा एक निवेदन है। काफ़ी अभिभावक भी हैं,
आपसे एक ही आग्रह है, बच्चों को केवल स्कूल में भर्ती करा देने से काम नहीं चलेगा। कृपया आप भी पूछा करो क्या पढ़ाई हुई, किस प्रकार से शाम को आके पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, और पढ़ती है या नहीं पढ़ती। सारे पेरेंट्स भी थोड़ा देखें, रुचि लिया करें। स्कूल वाले पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन आप भी रुचि लें। और दूसरी चीज़ ध्यान रखें, पहले दिन आदर्श नवोदय में भर्ती करा दिया और दूसरे दिन चाहोगे अब कलेक्टर कब बनेगा या ये डॉक्टर कब बनेगा, ये मत सोचो। ये लंबी रेस के घोड़े हैं, इनको थोड़े 15-20 साल लगते हैं, 25 साल तक लगते हैं, जब जाके कोई कहीं बन पाता है। इसलिए एक क्लास में थोड़े से नंबर कम आ गए, वो बेचारे बच्चे की जान ले लेते हो। बहुत कुछ नहीं किया तेने, कम वक्त फलाने के लड़के के तो 100%, 90% आए, तुम्हारे 60 ही आए हैं। ऐसा मत किया करो। बच्चे अपना आप आएंगे, धीरे धीरे उनको पढ़ाओ, उनको पढ़ने का शौक़ उत्पन्न करो, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ें। यही मेरा पेरेंट्स से निवेदन था। शिक्षकों को तो मैंने बता ही दिया। मैनेजमेंट को 4 बातें ध्यान रखनी चाहिए, 4 S ध्यान रखें। यानी आपका स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्डिंग का, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा स्टाफ कैसा है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, स्टडीज़ कैसे हैं। 5वां सुपरविजन कैसा है। कीप ऑल 5 S इन योर माइंड। जिन संस्थाओं में 5 चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, उनमें अपना प्लेसमेंट अच्छा होगा। और प्लेसमेंट अच्छा होता तो उस स्कूल का नाम होता कि ये टॉप बच्चे निकलते हैं सारे के सारे। जैसे भी ज्ञान जी ने बताया था, 3 करोड़ का पैकेज एक बच्चे के आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप से निकले बच्चे का 3 करोड़ सालाना पैकेज इन द हैदराबाद इटसेल्फ, नॉट आउटसाइड, नॉट इन यूएसए, बट यूएस कंपनी हैज अपॉइंटेड हिम। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इनको अच्छा तैयार करें बच्चों को, यही शिक्षकों से। और पुनः मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी आपके काफ़ी प्रोग्राम्स बाकी हैं, और कभी भी एनुअल फंक्शन के ऊपर 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मेरे को तो 10 मिनट हो गए। कारण है कि 5 मिनट तो मैं ले रहा हूँ, 5 ही माई ने ले लिए। हाँ, ये बच्ची मेरे पास ही खड़ी है। एक मैं कह रहा था, बच्चों को सारे कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी हुई आज मैं जितने प्रोग्राम देख रहा हूँ, राइट फ्रॉम द सरस्वती वंदना, फिर छोटे LKG वाले बच्चों का, फिर राजस्थानी डांस, गुजराती डांस, हर क्लास का बच्चा कहीं न कहीं भाग ले रहा है। तो बच्चों, खाली स्टडीज़ के आधार पे ही नहीं, आपको डिबेट प्रतियोगिता, आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, इसी प्रकार से आपका कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, इन सब में भाग लेना चाहिए, ताकि ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगी आपकी। ओवरऑल रूप से आप आगे बढ़ोगे, वही आज सर्वाइव करेंगे। पर्सनालिटी में खाली केवल 2-4 किताबी ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा। पर्सनालिटी में आपका व्यवहार से लगा करके आपका ओवरऑल आपका कैरियर कैसा रहा है वो भी देखा जाता है आगे जाके। हम लोग कमीशन में भी रहते, चेयरमैन भी रहा मैं आज राजस्थान पब्लिक सर्विस का, वी यूज टू सी भाई उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। तो इसलिए सब तरफ से टीचर्स भी यही हैं, बच्चे भी यही हैं, पेरेंट्स भी यही हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दें, ताकि वो बच्चे आगे जाके कहीं भी नहीं। लास्ट कहना चाहूँगा, जो भ्रम है, भ्रम ये है हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं लेकिन रोज़गार नहीं मिलता है। देखो, पढ़ना, लिखना, गुणना कई चीज़ें हैं। कैरियर बनाने के लिए बहुत अच्छा अध्ययन करने वाले बच्चों को कोई रोक नहीं सकता जगह। और हम केवल मात्र सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं हैं। आज की तारीख में जब मैं जिस डिपार्टमेंट में था, जिस डिपार्टमेंट में एज ए मिनिस्टर देखा करते थे, वो कॉमर्स, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दुनिया भर की योजनाएं चलाई है, यानी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, जिनके द्वारा भी आप अपना स्वयं का रोज़गार भी उत्पन्न करके लोगों को रोज़गार दें। मोदी जी का एक ही मामला है, मानना है कि रोज़गार देने वाले की रोज़गार लेने की जगह देने वाले बनो। और आप यदि इस प्रकार के ये आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से यू विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द लॉट ऑफ द पीपल आल्सो।
तो बच्चों, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत आ रहा है, इसलिए कहीं कोई नौकरी की कमी नहीं रहेगी। आप तो पढ़ाई करो, पढ़ते समय ये मत सोचो मैं नौकरी लगूंगा कि नहीं लूँगा। हमारा एम होना चाहिए कि हम पढ़ें। मैं इतना ही कह करके ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा। आप क्योंकि लंबी पर्सनैलिटी पे ये सारे पॉइंट्स है जिस पर वी कैन डिस्कस ए लॉट। पुनः माननीय चेयरमैन महोदय ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, all the faculty members and to the students, I would like to appreciate और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने परफॉर्म जो बच्चों ने किया उससे साबित होता है कि स्कूल में बहुत अच्छा काम होता है, पढ़ाई भी हो रही है। साथ साथ में जो मैं देख रहा था, हर आइटम के पीछे जो बैकग्राउंड वाले हैं उनको भी धन्यवाद देना पड़ेगा कि उससे मिलता हुआ क्या चीज़ मिल सकती है वो भी देखा। इसलिए सभी चेयरमैन साहब से लगा के सबको हृदय से धन्यवाद और बच्चों को विशेष रूप से धन्यवाद और अभिभावकों को और भी ज़्यादा धन्यवाद कि वास्तव में मैंने देखा कि पेरेंट्स काफ़ी संख्या में आए हैं। हालांकि प्रकृति ने हमारे साथ में कुछ क्रूरता की थोड़ी देर के लिए, लेकिन प्रकृति को हमने नियतिवाद की जगह संभववाद में जगह ले ली। नियति ने तो मंजूर था कि आपका प्रोग्राम नहीं हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम डटे रहे, संभव कर दिया उसको। इसलिए संभववाद और नियतिवाद दोनों को मिला हुआ असर आया है। तो पुनः सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो शांति का पाठ पढ़ाने वाली ये भूमि अब निर्दयी आक्रमणों का रंगमंच बन चुकी है। लेकिन ये देश चाहे कितना भी झकझोर दिया गया हो, टूटा कभी नहीं। आखिर लड़ाई राजपूत टुकड़ियों और विदेशियों की भारी सेनाओं के बीच थी। इस भूमि का दमकता सूरज अस्त होता नजर आ रहा था। तभी काल और नियत के आशीर्वाद से एक अवतार ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप।
बड़ा मेरा रे मन तू पाटीला मेरा रे मन तू पाटीला सारा पड़ गया उनके आगे वो छुपो नहीं नरना हरियो अकबर की सेनारे आगे हिंदुआ सूरज में बड़े रतन हिंदुआ सूरज में बड़े रतन वो महाराणा प्रताप कटे माजड़ था दो वो ऊंट कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे माटी हल्दी घाटी दी माटी हल्दी घाटी दी लागे केसर और चंदन है माथा पे तिलक करो रो माथा पे तिलक करो रो धरती ने वंदन है भूमि तीरथ भूमि दर्शन करवा मन लग जावे उन वीर सूर माझी यादा बिगड़ा में जोश सजा जावे उन स्वामी भक्त की तकरीवा उन स्वामी भक्त की तकरी का तारी तक तक आवाज कटे माजड़ थारो वो ऊंट कटे एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे शक्ति मेरा सुमिल भाई शक्ति मेरा सुमिल भाई सु लड़वाने आयो नहीं नहीं प्रताप नहीं राणा रो भाजड़ देख देख राणा रो भाजड़ देख देख शक्ति सिंह भी शर्मायो नीले घोड़े रासवा ओ नीले घोड़े रासवा रुक जाओ चरणा में आय पड़ो शक्ति बोलो कर में पछताओ ओ करे मियां भाई भाई ओ करे मियां भाई भाई जुराम भरत रो मिलन कठे माजड़ थारो ऊंट
हैं बच्चों के पेरेंट्स, इन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। और इस संस्था के जो मालिक है ज्ञान जी, इनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, ज्ञान जी ने जो ये स्कूल 2018 से जो यहाँ चालू की और इसमें करीब 1500 बच्चे और बच्चियाँ स्टडी कर रही है, तो इनके लिए मैं इनके माँ बाप को, इनके मम्मी पापा को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने एक नवरत्न पैदा करके इस देश के लिए जो ये बड़ा बीड़ा उठाया शिक्षा के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान जो है शिक्षा है। तो मैं सम्मानीय ज्ञान जी और हमारे CR साहब चौधरी साहब को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने, ज्ञान जी में ज्ञान की कोई कमी नहीं है और आदर्श की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पेरेंट्स बैठे हैं इनसे मेरा एक ही निवेदन है, इसको अन्यथा नहीं ले, कि जो संस्कार की जो कमी आ रही है, CR साहब ने बहुत अच्छी बात बोली और उसको अपने को ग्रहण करना चाहिए कि बच्चों को खेलना भी चाहिए, बच्चों को पढ़ना भी चाहिए और बच्चों का एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि उसको मानव बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप मानव बनोगे तो इस देश का विकास होगा, इस देश का भाग्य लिखा जाएगा। तो मेरा तो पेरेंट्स जितने भी बैठे इनसे मेरा निवेदन है कि जो इस देश की जो भी हालत हो रही है उसमें मैं आपसे रूबरू होना चाह रहा हूँ, और उसमें सबसे बड़ी जो कमी है CR साहब, अभी संस्कार की कमी है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो संस्कार है वो संस्कार की कमी का सबसे मूल मंत्र ये है। तो यहाँ जो पेरेंट्स बैठे उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो 10 साल से छोटा अगर बच्चा है या बच्ची है, अगर उसको आप मोबाइल देते हैं, क्योंकि मम्मी देखती है कि जब छोटा बच्चा या छोटी बच्ची है और वो रोता है तो सबसे बढ़िया कि उसको मोबाइल दे दो, जो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक वो उस बच्चा हो चाहे बच्ची हो उस मोबाइल में व्यस्त हो जाती है। मम्मी अपना दूसरा जो मोबाइल होता है उससे वो आनंद करती है, मतलब मम्मी करती का मतलब उसके पापा भी करते हैं। तो इस मोबाइल से सबसे बड़ा तकलीफ ये हो रही है कि इस मोबाइल को केवल आप शिक्षा के अगर काम में लोगे तो मैं मानता हूं आपका जो ये संस्कार वाली जो बात है, इस मोबाइल से CR साहब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि इस मोबाइल से इनके जो पेरेंट्स हैं, जिसमें मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं भी किसी का बाप हूं, तो इस मोबाइल से आज का जो युग है उस युग में ये जो बच्चे हैं ये जो डिप्रेशन में आते हैं, आज आप लोग देखते हैं कोटा के अंदर जो RPSC उसकी जो तैयारी करते हैं, MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा, कोई डॉक्टरी कर रहा, तो वो सबसे ज़्यादा सुसाइड जो होता है वो इसकी वजह से हो रहा, क्योंकि डिप्रेशन में आ जाते हैं। CR साहब ने कहा ना कि भाई एक बच्चे के 90% आए, 100% आए, एक के 40 आए, कोई दिक्कत नहीं, 40 वाला भी अब APJ अब्दुल कलाम बन सकता है और 100 वाला कुछ भी नहीं बन सकता है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा कि जो बच्चियाँ हैं वो बच्चियाँ आज की तारीख में इस हिंदुस्तान की इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी होशियार है कि हमारे ये भीलवाड़ा जिले के अंदर एक स्वरूपगंज पंचायत है सुहाना विधानसभा में मंडल में, जो 24 परिवार की बच्ची है और जो अब APJ अब्दुल कलाम का जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे भारत में सिर्फ अकेली लड़की का सिलेक्शन हुआ और वो आज चेन्नई के अंदर वो अपना काम कर रही है। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि बच्ची के साथ अन्याय नहीं करे, बच्ची को जरूर पढ़ाए। और ये जो मोबाइल वाली जो संस्कार वाली जो मैंने बात बताई कि आज के टाइम में किसी भी माँ बाप को, किसी भी मम्मी या पापा को, किसी को टाइम नहीं है। CR साहब मैं ये 100% कह रहा हूँ, हो सकता है ये पेरेंट, मैं यहाँ 90 से लेके 96 तक आशीष में था, 6 साल रहा, मैं एक एक गाँव को, एक एक परिवार को इनको जानता हूँ कि बच्चों में अगर इस मोबाइल से छुटकारा नहीं पाओगे तो आपके पास चाहे 50 करोड़ हो चाहे 500 करोड़ हो, धूल है उस परिवार में, क्योंकि उस परिवार में संस्कार कभी आ नहीं सकते। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप भी जब घर में जाते हो, CR साहब ने कहा कि भाई बच्चा आपका स्कूल गया, बच्ची आपकी स्कूल गई, उसने दिन भर क्या काम किया, आपकी जिम्मेदारी है। ज्ञान जी ने अच्छी स्कूल गई, मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन आपको हर 10 दिन 15 दिन के अंदर स्कूल के अंदर आपको आना चाहिए। बच्ची हो चाहे बच्चा हो, उसका होमवर्क देखना चाहिए, उसका क्लास जो टीचर है उसका वर्क देखना चाहिए कि बच्चे ने क्या काम किया, हमारा बच्चा या हमारी बच्ची टाइम पे समय पे स्कूल आते कि नहीं आते। अगर आप लोग जैसे ही बच्चा या बच्ची घर में आते हैं तो बच्चा अपना फोन लेके अपने रूम के अंदर चला जाता है, बच्ची अपना फोन अपने रूम में लेके चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार है उसके माँ बाप। माँ बाप जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो पिताजी अपना फोन लेके अपने रूम में चले जाएंगे
माँ अपना फोन लेके अपने कमरे में चले जाएंगे, लेकिन माँ को टाइम नहीं है, पिताजी को टाइम नहीं है कि मेरे बेटे ने क्या किया या मेरी बेटी ने क्या किया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ज्ञान जी ने, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, स्कूल का नाम आदर्श है, आदर्श की भी कोई नहीं कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी आज देश में वो है संस्कार की। इसलिए इन आज से आप प्रण लेके जाए जितने भी पेरेंट्स आए कि भाई आप अपने बच्चे बच्चियों में संस्कार दो। अगर बच्चे बच्चियों में संस्कार है तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का जो सपना है उसको ये पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार पुणे में सभी यहाँ के स्टाफों को और ये जो भाई डीजे वाला, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो स्क्रीन चलाई उस पर आपने, सीआर साहब ने भी तारीफ की, मैं भी आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। एक बार पुणे में सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। परसों 5-6 तारीख को होली है, होली आराम खुशी से खेलें। पहले होली जो खेलते हैं उस होली में और आज की जो होली है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। फर्क इसलिए है कि वो संस्कार की कमी होगी, भाईचारे की कमी होगी। जो प्रेम से अगर आप लोग गुलाल खेलते हो तो वो होली का एक मिलन होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप स्कूल जो बच्चे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी 55 साल की उम्र है, आज भी मैं 2 घंटे खेलता हूँ वॉलीबॉल, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो बच्चा या बच्ची अगर खेल के माध्यम से, मैं तो कह रहा हूँ जितनी शरारत अगर आपको करनी है आपको स्कूल के अंदर करो, घर के अंदर करो, लेकिन आपका एक समय होता है, उस समय में अगर आप लोग पढ़ लिख के आप अपना जो एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि मुझे 2 घंटे सुबह पढ़ना, 2 घंटे शाम को पढ़ना। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको IAS, IPS, RS बनने में कोई नहीं रोक सकता। एक बार पुणे में सभी अतिथियों का आप लोग, सीआर साहब जो नागौर से यहाँ पधारे इनका, और हमारे कमिश्नर साहब धनदार जी, यहाँ के चुड्डाऊ साहब, सभी सरपंचों का और इनके पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरी बात सुनी। और अगर आपको कड़वा लगे तो मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ करें। और यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं इनसे मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ के लाडले राजस्व मंत्री जी रामलाल जी जाट ने हमारे सीआर साहब 2008 में हमने एक ब्लड का हमने एक रजिस्ट्रेशन कराया विजन इंडिया के नाम से। तो इस जिले का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर अगर किसी भाई को, किसी बहन को, चाहे वो एक्सीडेंट हो गया हो, किसी को डिलीवरी के अंदर अगर कोई ब्लड की जरूरत है तो आप लोग हमें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, क्योंकि मैं 2 बजे तक सोता हूँ, मैं भूत हो चाहे कुछ भी मान ले, मुझे 2 बजे तक अगर आप लोग मुझे सेवा का मौका दे गए तो मैं मानता हूँ ये जो पगड़ी बंधाई हमारे गहना राम जी ने, इस पगड़ी का मैं आपको बेटा बन के आपका कर्ज चुकाने का प्रयास करूंगा। एक बार पुणे में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।